कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका क्रैश कोर्स का डे 77 है। अब बचते हैं इसके बाद 13 क्लासेस और वो भी हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा है नहीं, मतलब इस प्रकार की चीज़ें बहुत अनावश्यक चीज़ें नहीं है। करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं करंट अफेयर की वो पृथक से आएंगी, यानी अलग से आएंगी। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल देखना है हमने। उत्तराखंड बहुत ज़्यादा आपने करंट अफेयर पढ़ा है, बहुत उसमें अब रहा नहीं है स्कोप कि हम हर चीज़ उत्तराखंड की करंट अफेयर की पढ़ना है। क्रैश कोर्स में स्पेशली जो उत्तराखंड का भूगोल है वो 80 क्लास के बाद थोड़ा सा भूगोल वाले पोर्शन पे फोकस करेंगे। ठीक है, भूगोल और कल्चर, यानी 10 क्लासेस बहुत होती हैं। 77 ये चल रही है, इसमें थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी एक बार जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखना है आपको। जो मतलब एशिया है, उसमें जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया है उसमें बेसिकली कौन सा मानसून रहता है, यानी एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाती है। लिखो, एशिया महाद्वीप में पूरा लिखना है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाती है। यानी मानसूनी जलवायु का ये मतलब है कि जो मानसून होता है उसकी जो जलवायु है वो किस पोर्शन पे पाई जाती है। ठीक है, मानसूनी जलवायु। अब ध्यान रखना है कहाँ पाई जाती है मानसूनी जलवायु। जो दक्षिण एशिया है यानी साउथ एशिया, जहाँ इंडिया है, श्रीलंका है, ये वाला पोर्शन बांग्लादेश है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया जो थाईलैंड है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, इस पर दक्षिण पूर्व एशिया है। ठीक है, इन भागों में अगर आप जाओगे तो वो कौन सी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु एशिया के इस पोर्शन पे। ठीक है, अब ऑप्शन आएगा मध्य एशिया, गलत हो जाएगा। पश्चिमी एशिया, गलत हो जाएगा। तो बेसिकली दक्षिण और दक्षिण जो अपने आप को कौन सा एशिया है वहां कौन सी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो जलवायु को प्रभावित कौन से कारक करते हैं। लिखो, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, नियंत्रित करने वाले कारक। ठीक है, वाले कारक यानी फैक्टर कौन से हैं जो जलवायु को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली इसमें बच्चों क्या होता है, देखो कहीं किसी भी स्थिति की उसकी अक्षांश रेखा बहुत हद तक उसको प्रभावित करती है, क्योंकि अलग अलग अक्षांश होगा तो वहां पे जलवायु अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अक्षांश रेखा। दूसरा हमेशा याद रखना, वायुदाब, प्रेशर, एयर प्रेशर जो होगा वो भी अपने आप में जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा पवन तंत्र, यानी वायुदाब से ही पवन तंत्र तय होती हैं। वायुदाब ऑब्लिक पवन तंत्र कर दो ऐसे। ठीक है, क्योंकि वायुदाब ही मेन फैक्टर है, मतलब एक प्रकार का फैक्टर है किसके लिए, जो हमारा पवन का तंत्र है यानी हवाओं का। ठीक है, इसके अलावा समुद्री दूरी, समुद्र से किसी स्थान की दूरी कितनी है ये भी हमारे किसी स्थान की क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, समुद्र से दूरी। इसके अलावा महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं ये भी क्या करती हैं, अपने आप में जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है, इसके अलावा ऊंचाई व उच्चावच, ऊंचाई लिख दो, एक ऊंचाई लिख दो, बहुत है, आदि। बाकी तापमान तो है ही है। ठीक है, तापमान भी लिख दो, अगर कई बच्चों को ये भी कंफ्यूज हो जाता है ना, टेम्परेचर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तापमान, ये बेसिकली मेन फैक्टर होते हैं जो किसी भी स्थान की जलवायु को क्या करते हैं बच्चों, प्रभावित करते हैं। तो आपको एक प्रश्न ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखना भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, बेसिकली उष्ण कटिबंधीय जलवायु या मानसूनी जलवायु और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी भारत में दोनों प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, देखो भारत की जलवायु, भारत की जलवायु बेसिकली जो भारत की जलवायु उसको नाम बोला जाता है मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। अब आप कहोगे सर मानसूनी में कौन सी आ गई, दोनों आती हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म, ठीक है, प्लस शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय लिख दो या शीतोष्ण कटिबंधीय जो भी लिखते हो। तो दोनों प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, लिखो शीतोष्ण कटिबंधीय, दोनों ही क्या पाई जाती है, अपने आप में भारत में जलवायु पाई जाती है। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगला लिखो, भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है। यानी कभी कभी आपने एक चीज नोट किया, जब हम लोग हैं जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कभी कभी ठंडियों में बारिश होती है, लाइक जनवरी में है, दिसंबर में है, लोकल बारिश के अलावा। तो उसका मेन कारण, दिल्ली विल्ली में बारिश हो जाती है कभी, तो उसका मेन कारण क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। ये क्या टॉपिक है, कैसे है, इसको पृथक से हम लोग जब गहन अध्ययन की क्लासेस फिर से शुरू करेंगे आफ्टर क्रैश कोर्स, या जब पटवारी वटवारी खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको शुरू करेंगे, वहां मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, लिखो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का कारण, या सीधे लिखो भारत के उत्तर पश्चिम यानी उत्तर और पश्चिम भाग में, ठीक है, उत्तरी भारत और उसमें उत्तर पश्चिम भाग में
शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का कारण, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का कारण, वर्षा का कारण इसका जो मेन फैक्टर है बच्चों, इस वर्षा का इसका मेन फैक्टर है पश्चिमी विक्षोभ, इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं इसको, इसकी वजह से। ठीक है, अगला लिखो, भारत में मानसून परफोस्ट यानी फटने के लिए जिम्मेदार किसको माना जाता है? लिखो, भारत में मानसून परफोस्ट यानी फटना, कभी बहुत भयंकर बारिश हो जाती है यहाँ, मानसून परफोस्ट मतलब फटना। ठीक है, परफोस्ट का कारण, भारत में मानसून परपोस्ट का जो मुख्य कारण है वो है पूर्वी जेट प्रवाह, यानी जेट धाराएं सुनी होंगी ना आपने, तो ऐसे लिख लो अभी, पूर्वी जेट प्रवाह, यानी पूर्वी जेट धाराएं जो होती हैं वो भारत में मानसून के परपोस्ट का मुख्य कारण बनती हैं। ठीक है, अगला लिखना आपको, भारत मानसून की अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा कहाँ मिलती है? भारत में जो मानसून की दो शाखाएं होती हैं, लिखो, भारत में मानसून की अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा प्लस दूसरा कौन सा होगा? बंगाल शाखा, बंगाल शाखा, ये कहां पर मिलती हैं? का मिलन, यानी ये जो दो के दो शाखाएं हैं ये किस स्थान पे मिलते हैं अगर पूछता है, ये तो बच्चों गंगा के मैदान में मिलती हैं, अर्थात जो गंगा के मैदान का भाग है, उत्तर पश्चिमी भाग, वहां पर मिलते हैं। ठीक है, लिखो, गंगा के मैदान में, लिखो, गंगा, प्लेन ऑफ गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिम भाग में ही क्या होती हैं, अपने आप में इनका मिलन होता है। किसका? भारत में मानसून के जो अलग अलग धाराएं हैं। अगला लिखना आपको, जैसे एक मैंने आपको पढ़ाया भी था, तमिलनाडु में वर्षा का कारण लिखो, तमिलनाडु में वर्षा, यानी तमिलनाडु में जो शीत ऋतु में, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो शीत, यानी शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तमिलनाडु और चेन्नई में आपने देखा होगा ये लौटते हुए मानसून के कारण होती है बच्चों, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून पवन है, लिखो, उत्तर पूर्वी मानसून पवन से। ठीक है, अब आप ये नहीं समझ पाओगे, देखो मैं आपको समझा देता हूं इसको, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, उत्तर पूर्वी, देखिए डायरेक्शन है, भारत में अधिकांश जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है, यानी जब आप देखोगे जून जुलाई से यहाँ मानसून शुरू होता है, जैसे भारत ये है इस प्रकार से है, जो अरब सागर से आने वाली हवाएं हैं इस प्रकार से मानसूनी हवाएं, ये इसकी डायरेक्शन देखना आप, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। अब देखो ये कौन सा पोर्शन हुआ, ये दक्षिण, ये साउथ है, ये वेस्ट, यानी साउथ और वेस्ट बोलते हैं ना इसको, जैसे साउथ वेस्ट है, तो ये भारत में जो बारिश होती है दक्षिण पश्चिमी हवाओं से होती है बेसिकली मानसूनी। लेकिन जब शीत ऋतु आती है कई मानसूनी हवाएं लौटने लगती हैं, इधर से ऐसे लौटने लगती हैं इस प्रकार से, तो यहां तमिलनाडु पड़ता है, तो ये हवा कैसी होगी? ईस्टर्न पोर्शन से आ रही, देखो ईस्ट ये आया ना, यानी नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर भाग और नॉर्थ भाग, ईस्ट भाग यानी नॉर्थ ईस्ट, यानी ये इस प्रकार से जो हवाएं लौट रही हैं इसके कारण वर्षा होती है। तब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि तमिलनाडु में जो वर्षा होती है उसका मुख्य कारण क्या है? लौटता हुआ मानसून, यानी जो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं हैं। ठीक है, अगला लिखना आपको, भारतीय जो ये तो चलो, कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे, लिखो, कार्तिक मास की उष्मा किसको कहते हैं? कार्तिक मास की उष्मा, जो कार्तिक मास में जो उष्मा होती है वो क्यों होती है भारत में, ये क्यों माना जाता है इसको? ये बच्चों जब मानसून लौटता है, तो लिखो आपने यहाँ पे क्या लिखना है इसको, मानसून के निवर्तन से, यानी मानसून जब लौटने लगता है। ठीक है, मानसून के निवर्तन से, मतलब जो कार्तिक मास में उष्मा होती है मानसून की किससे होती है? निवर्तन से होती है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है क्वेश्चन। अगला लिखना है आपको, शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर के नाम, किस सागर या महासागर में उत्पन्न होते हैं? अंडमान सागर। मतलब एक इस प्रकार से आपने ये लिखना है, सीधे क्वेश्चन लिखो, शीत ऋतु में, ठंडियों में कभी आपने देखा होगा ना, शीत ऋतु में जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, यानी कृष्णा, कावेरी और अपने आप में गोदावरी, ये नदियां हैं, इस भाग में तूफान भी आते हैं, वो कहाँ उठते हैं? अंडमान सागर में। ठीक है, शीत ऋतु में उठने वाले तूफान, लिखो ऐसे लिखो, साइक्लोन। ठीक है, शीत ऋतु में तूफान कहाँ पर उठते हैं? बेसिकली ऐसे सीधे लिखो, अंडमान सागर में। ठीक है,
सागर में, अगर अंडमान सागर नहीं आएगा क्वेश्चन तो बे ऑफ बंगाल लिख दो, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, यानी पूर्वी भाग में। तो ये शीत ऋतु में तूफान कहां पर आते हैं, ये गंगा, सॉरी गोदावरी, गोदावरी कॉमा ऑब्लिक कृष्णा ऑब्लिक कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में, कावेरी के डेल्टा, जहां ये नदी डेल्टा बनाती है, ठीक है, उसके पूर्वी भाग में होता है। या सीधे सीधे क्वेश्चन आप लोग ये भी लिख सकते हो कि भारत के पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में शीत ऋतु में तूफान के सागर में उठते हैं, अंडमान सागर में या बे ऑफ बंगाल के कारण होता है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, असम में बच्चों क्या होता है, गर्मियों के टाइम पे एक स्थानीय तूफान, इसको ये ऐसे लिख लो, लिखो ऐसे लिखो, बोडोई चिला, बोडोई चिला ऐसे लिखो, ठीक है, बोडोई चिला। ये क्या है, असम में ग्रीष्म ऋतु का तूफान, असम में ग्रीष्म ऋतु की हवाएं लिख दो, की हवाएं, यानी जो स्थानीय लेवल पर हवाएं चलती हैं, बोडोई चिला बोलते हैं उसको, ये ध्यान रखना है, ठीक है, हवाएं या तूफान जो भी लिखते हो। अगला एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काल बैसाखी किसको कहते हैं, ये भी बहुत पूछता है पेपर में, काल बैसाखी, ठीक है, लिखो। ये बच्चों क्या होता है, जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उसमें बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त क्या होती है, पवनें होती है, ठीक है। लिखो, ये क्या लिखोगे, विनाशकारी पवनें, विनाशकारी पवनें होती हैं, ठीक है। और ये कहां पर चलती हैं, अपने आप में पश्चिम बंगाल में। ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि काल बैसाखी कहां पर पाई जाती है, पश्चिम बंगाल लिखो, और बैसाख के महीने में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको काल बैसाखी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काल बैसाखी क्या है, एक प्रकार की तूफान है, हवाएं हैं, वर्षा युक्त हवाएं हैं जो वर्षा करती हैं और ये वेस्ट बंगाल में उठती हैं, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखना है आपने, जो सीधे सीधे क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। देखो, मैंने ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, भारत में मानसून की दिशा लिखो, ऐसे लिखो, भारत में ग्रीष्मकाल, भारत में ग्रीष्मकाल में मॉनसून की दिशा, मॉनसून प्रवाह की दिशा, यानी किस डायरेक्शन से आती है, ठीक है, की दिशा। अभी मैं थोड़ा बताया था आपको, एक डायग्राम हल्का सा दिखाया था, वो ऐसे दिखाया था इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगले दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व लिखो, किस पूरा ही लिख दो, दक्षिण पूर्व से पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये बहती है, ठीक है, ये पूरा एक इसकी डायरेक्शन होगी, यानी ऐसे बहती है, ये इस प्रकार से चलती है ना, ये इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहीं पे लिखो, नार्वेस्टर क्या है, ये भी बहुत पूछता है पेपर में, नार्वेस्टर्स, नार्वेस्टर क्या होता है बच्चों, जो असम और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा राज्य में ना मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं हैं, यानी एक प्रकार के जो बारिश करने वाली हवाएं हैं, तड़ित झंझाएं, तूफान टाइप की, मानसून से पूर्व लिखो, मानसून से पूर्व, मानसून पूर्व असम ऑब्लिक वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल ऑब्लिक उड़ीसा की तड़ित, उड़ीसा में आने वाली तड़ित झंझाएं, तड़ित झंझाएं जो मतलब अपने आप में एक प्रकार से हवाएं होती हैं, वो बारिश भी करती हैं अपने आप में, ये तड़ित झंझाएं एक प्रकार के तूफान टाइप का, आप लोग इसको समझ जाइए, तड़ित झंझाएं बोला जाता है इसको, ठीक है। अगला लिखना आपको, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, केरल, पेरियार जल विद्युत परियोजना, ये है बच्चों केरला में, ठीक है। और यहीं पर एक और परियोजना लिखना है, उसका नाम है अपने आप में सलाल जल विद्युत परियोजना, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, लिखो सलाल जल विद्युत भी लिख देना, ठीक है, सलाल जल विद्युत किस नदी पे है, चिनाब नदी पे, कश्मीर में, ठीक है, चिनाब नदी में लिखो, ब्रैकेट में लिखो JNK, जम्मू एंड कश्मीर में सलाल जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। एक लिखो, जायकबाड़ी परियोजना है गोदावरी नदी पे, जायकबाड़ी लिखो, जायकबाड़ी परियोजना, ये कहां पर है, गोदावरी,
जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पर स्थित है? गोदावरी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, ये भी आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद देखना, यहाँ से सीधे अगला जो पोर्शन आता है वो आता है उत्तराखंड का। मैं मानता हूँ कि पहले आपको उत्तराखंड पढ़ने में बहुत मजा आता था, लेकिन बिना आत्मा को आपको जो तृप्ति थी पहले नहीं मिल पाती थी। हालांकि अब आपको पता है यूपीपीएससी एग्जाम करा तो आपके आत्मा को तृप्ति मिल जाती है, पहले का जैसा नहीं रहा अब। ठीक है, लिखिए उत्तराखंड। अब पैटर्न एक बार वेट कर लेते हैं कि कितने नंबर का क्या रहता है, लेकिन रहेगा इसी तरीके से। लिखो भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, लिखो भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, ये है कहां पर? उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में। ठीक है, अगला लिखो कसार देवी मंदिर किस देवी को समर्पित है? कसार देवी अल्मोड़ा में है। ठीक है, किस देवी को समर्पित है? भगवती, भगवती देवी को या भगवती माता को। ठीक है, भगवती माता लिख दो इसको। कसार देवी का जो मंदिर है वो किस देवी को समर्पित है? भगवती माता को, अल्मोड़ा में। अगला लिखना आपको, जागेश्वर को पुराणों में क्या कहा गया है? जागेश्वर को पुराणों में क्या कहा गया है? ये कहा गया है बच्चों, क्या जागेश्वर को पुराणों में हाटकेश्वर या नागेश्वर। ठीक है, लिखो हाटकेश्वर या नागेश्वर। हाटकेश्वर या नागेश्वर नाम से जागेश्वर को क्या जाना गया है? पुराणों में जाना गया है। ठीक है, अगला लिखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट, शीत प्रवास में यमुना माता की डोली कहाँ रहती है? लिखो शीत ऋतु में, शीत प्रवास में यमुनोत्री की पूजा या यमुना की डोली, लिखो की डोली। ये रहती है अपने आप में कहाँ पे? ये रहती है बच्चों खरसाली गांव में। ठीक है, लिखो खरसाली गांव, खरसाली गांव में। कहां पर रहती है? शीत ऋतु में प्रवास में यमुना की डोली, खरसाली गांव में। अगला लिखना आपको, गंगोत्री मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष कब खुलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, गंगोत्री के कपाट, गंगोत्री के कपाट। ध्यान रखना अक्षय तृतीया को ये खुलते हैं और भैया दूज के दिन ये बंद होते हैं। ठीक है, लिखो अक्षय तृतीया को खुलते हैं, खुलते हैं और भैया दूज के दिन ये बंद होते हैं, दीपावली के अगले दिन। ठीक है, भैया दूज के दिन बंद होते हैं क्या? ये अपने आप में गंगोत्री के कपाट किस तिथि को खुलते हैं, किस तिथि को बंद होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला लिखो माता गंगोत्री की शीत ऋतु में पूजा कहाँ पर होती है? मुखवा गांव में। ठीक है, मुखवा गांव में मार्कंडेय मंदिर है, वहां पर इनकी क्या होती है? माँ गंगा की शीतकालीन पूजा या माँ गंगोत्री की शीतकालीन पूजा। लिखो गंगोत्री की शीतकालीन पूजा स्थल। ठीक है, शीतकालीन पूजा कहां पर होती है? मुखबा गांव, मुखबा, मुखबा में होती, ध्यान रखना इसको। और ये मुखबा जो है ये अपने आप में कहां पर है? मार्कंडेय मंदिर में। ठीक है, मार्कंडेय मंदिर में होती है। इसको भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक, मार्कंडेय लिख देना, 9 भी लगा देना। ठीक है, मार्कंडेय मंदिर। अगला इसके बाद जो आपका आता है वो लिख लिया आप लोग, कड़ाई उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बद्रीनाथ में। कड़ाई उत्सव लिख लीजिए, कहाँ मनाया जाता है? बद्रीनाथ में। कड़ाई उत्सव किस जगह पर मनाया जाता है? बद्रीनाथ में। देखिए उत्सव लिखना, कड़ाई उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ। तो कड़ाई उत्सव किस जगह पे मनाया जाता है अगर पूछेगा तो बद्रीनाथ में मनाया जाता है। अगला लिखना है आपको यहाँ पे सीधे सीधे, बद्रीनाथ मंदिर में पूजा होती है भगवान विष्णु की। ये तो पता होगा। देखो बद्रीनाथ मंदिर में पूजा किसकी होती है? भगवान विष्णु की। जैसे केदारनाथ में शिव की होती है ना, मंदिर में किसकी होती है? विष्णु भगवान की पूजा होती है। अगला लिखना आपको, शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ की पूजा कहाँ होती है? शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ की पूजा, शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ की पूजा किस जगह पे होती है? केदारनाथ की
पूजा। ये जो शरद ऋतु है बच्चों, इसमें केदारनाथ भगवान की जो पूजा होगी वो होगी ऊखीमठ के ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में। ठीक है, लिखो ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में किसकी पूजा होती है? शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ की। अगला लिखना आपको, केदारनाथ मंदिर के पुजारी को क्या कहा जाता है? रावल। ये तो पता ही होता है, लिखो केदारनाथ मंदिर के पुजारी क्या कहलाते हैं? केदारनाथ मंदिर के पुजारी कहलाते हैं रावल। ये दक्षिण भारत से आए थे ना, पुजारियों को क्या कहा जाता है? रावल कहा जाता है। ये भी क्या पता पूछ दे आपसे कभी। ठीक है, अगला लिखना आपको, कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराने से। कोटा खर्रा आंदोलन लिखो। आंदोलन का संबंध भूमिहीन किसानों को भूमि देने से। को भूमि देने से संबंधित था। कौन सा? कोटा खर्रा आंदोलन। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला लिखना है, केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहां पर है? ऊखीमठ में है। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय लिखो। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय ऊखीमठ। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? ऊखीमठ में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय किस जगह पे है? ऊखीमठ में। इस चीज को भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला आता है वो कौन सा आता है? जो मतलब तृतीय केदार के रूप में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कि अपने आप में तुंगनाथ। लिखो तृतीय केदारनाथ, यानी तृतीय केदार लिख दो। केदारनाथ क्या लिखोगे? केदार। तृतीय केदार के रूप में कौन जाना जाता है? तुंगनाथ। तृतीय केदार के रूप में कौन सा जाना जाता है? तुंगनाथ जाना जाता है। ठीक है, और 31 शैली। अगला लिखो, तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है? भुजा की पूजा लिखो। यहां पे लिखो शिव के भुजा की पूजा होती है। यहां पे शिव के भुजा की पूजा होती है, इसको ध्यान रखना। और एक और चीज ध्यान रखना, जो शिव भगवान है कहाँ पे जटाओं की होती है, कहाँ भुजाओं की होती है, सब पता होना चाहिए आपको। जितने भी केदार हैं, जितने भी आपको पता हैं, मैंने सब अच्छे से आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज में कराए हुए हैं, यहाँ इतनी बार नहीं कराऊंगा, आपको ही ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला लिखो, किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती हैं? किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां शामिल होती है? शामिल होती है बच्चों, ये है कौन सा? मैती आंदोलन। कौन सा है? मैती आंदोलन। ठीक है, मैती आंदोलन लिख लेना। अगला लिखना है आपको, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की थी? सच्चिदानंद भारती ने। दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की थी? अपने आप में पूछता है, ये की थी सच्चिदानंद भारती ने। ठीक है, सच्चिदानंद भारती ने की थी दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना। अगला लिखना आपको, तिलारी आंदोलन का उद्देश्य। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बार पता है। तिलारी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? नए वन कानून को समाप्त करना। लिख लो, तिलारी आंदोलन का उद्देश्य नए वन कानून को समाप्त करना। कब हुआ था बताइए आपको? 30 मई 1930 को, जिसको कि यहाँ का क्या कहते हैं? जलियांवाला कहते हैं। ठीक है, अगला लिखो, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस जिले में है? सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान प्लस अभयारण्य, ये कहां पर है? चमोली में अवस्थित है। ठीक है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य कहां पर अवस्थित है? चमोली में अवस्थित है। अगला लिखना है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो पता ही आपको, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा कौन सा? गंगोत्री। सबसे बड़ा कौन सा है? गंगोत्री। और सबसे छोटा भी पता होगा आपको, कौन सा है? फूलों की घाटी। सबसे बड़ा भी पता है आपको, छोटा कौन सा है? वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी।
सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही है, ये फूलों की घाटी है। अगला लिखा है आपको नंधौर वन्यजीव विहार का जो है वो कब स्टेब्लिश हुआ था? 2012 में। नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वन्यजीव विहार, ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 2012 में हुआ था, ठीक है। नंधौर वन्यजीव विहार कब स्टेब्लिश हुआ था? 2012 में नैनीताल और चंपावत में फैला हुआ है। अगला लिखना है आपको उत्तराखंड में मैग्नेसाइट कहाँ मिलता है? चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में, ठीक है। अगला लिखो उत्तराखंड में मैग्नेसाइट कहाँ मिलता है? चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। मैग्नेसाइट कहाँ मिलता है? चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में क्या मिलता है? यहाँ पे मैग्नेसाइट मिलता है। और अंतिम क्वेश्चन लिखो आप लोग, मतलब लिखने की जरूरत है, इतना तो हो गया काफ़ी है, ये आपका मतलब काफ़ी है इतना, ठीक है। ये डे 77 आपका हो गया। अब आपकी जो बचती हैं क्लासेस वो कितनी बचती हैं? 13 क्लासेस बचती हैं, ठीक है। अब 13 क्लासेस में 80 से 90 तक उत्तराखंड के कुछ विविध क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे। मतलब विविध का मतलब जहाँ यूपीपीएससी को इंटरेस्ट रहे, लाइक आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति, ठीक है, स्पेशली जहाँ आपका नृत्य, उत्सव, महोत्सव ये सब होती हैं। थोड़ा सा इतिहास तो नहीं, इतिहास काफ़ी है, जितना पढ़ लिया हमने इतिहास बहुत है। थोड़ा सा भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल भी ऐसा जो आपको आता होगा, बट उसको अरेंज करना, मतलब किस किस तरीके से वो क्वेश्चन उठाता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं वो पृथक से आएंगी, रीजनिंग की क्लासेस पृथक से आएंगी इसको कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि इसमें फिर हौच पौच हो जा रहा हो, ठीक है, क्योंकि ये ढूंढने वाले के लिए भी दिक्कत है। और कंप्यूटर का जो पोर्शन है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अलावा कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत है, जितना क्रैश कोर्स में भी करा दिया है। अगर आपके ल्यूसेंट की किताब है कंप्यूटर की, उतना भी कर जाओगे, क्योंकि देखो कंप्यूटर जितने आएंगे हो सकता है कि उतने आपको आए नहीं, कोई फुल फॉर्म पूछ दे, लेकिन अगर जो आना होगा आपकी किस्मत में होगा तो उतना काफ़ी है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 75-80% जो आप मार्क्स ला सकते हैं उतना हमने 90 डेज के कवर कोर्स मतलब क्रैश कोर्स में कवर कर ही लिया है या कर लेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, बिल्कुल इसके अलावा कुछ पता नहीं है, तो फिर बच्चों वो तो फिर रिस्क ही रहेगा, ठीक है। होपफुली ये जो चीज़ें हैं ये आपके समझ आई होंगी, आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा और हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है फिर मिलते हैं, उस पर अपना ध्यान रखना। थैंक यू।